नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, बहुत अच्छा। अभी क्लास शुरू होने से पहले मेरी कुछ लोगों से, आप लोगों में से बात हो रही थी। तो जो लोग हमारे साथ सीटेट की तैयारी में जुड़े रहे, एग्ज़ाम के बाद आज हम फिर से एक साथ बैठे हुए हैं। कुछ नए चेहरे हैं, कुछ पुराने चेहरे हैं। तो जो लोग सीटेट में हमारे साथ जुड़े थे, उनसे अभी मेरी बात हो रही थी। तो उन्होंने कहा, किसी ने बताया कि हमारे 119 सही हो रहे हैं, किसी ने 111 बताए। संगीता, आपने हमें 119 बताए थे, और विष्णु, आपने हमें 117 बताए थे। बहुत अच्छी बात है कि अगर आपका 100 प्लस में स्कोर हो रहा है सीटेट में, तो ये एक बहुत अच्छा स्कोर है आपका। जब आप लोग जुड़े थे तब आपने कहा था कि सीटेट बहुत टफ है, सीटेट बहुत लेंथी होता है, सीटेट में हमारे नंबर नहीं आ पाते हैं। लेकिन आज जब आप लोगों से बात हुई तो आप सब ने अपने नंबर 100 प्लस में हमें बताए। कुछ लोगों को छोड़कर, जैसे इन्होंने, प्रिया ने हमें हमसे कहा कि मेरे 92 हैं। तो कुछ लोग जिन्हें छोड़ दिया जाए, तो बाकी सभी लोगों के 100 प्लस में मार्क्स आए। हमें बहुत खुशी हुई ये जानकर कि आप लोगों के 100 प्लस में मार्क्स आए, क्योंकि मैंने आपसे उस समय भी कहा था कि सीटेट का पैटर्न जो है, उस पैटर्न पर अगर आप सही तरीके से तैयारी करेंगे तो आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और वैसे ही मैंने आप लोगों को पढ़ाया, वैसे ही हमारी सभी टीम ने, सीएफए की टीम ने, आपके साथ जुड़े जो टीचर्स थे, उन्होंने सीटेट के पैटर्न पर ही आपको पढ़ाया, जिस वजह से आपने 100 प्लस में मार्क्स प्राप्त किए। अब सीटेट में क्या रहा स्कोर, आगे आपका परिणाम आने वाला है। परिणाम जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो मुझे ये विश्वास है कि आप लोगों के जो आपने बताए हैं मार्क्स, उससे 2-4 नंबर ज़्यादा ही आएंगे, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा विश्वास है। फिर भी अगर किसी के मार्क्स कम रह जाते हैं तो हॉपलेस होने की या उदास होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आगे जो है अब हमारा लक्ष्य बदल गया है और हमारा यूपी टेट आ गया है। अच्छा बच्चों, एक बात मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि यूपी टेट और सी टेट के पैटर्न में अंतर है, पढ़ने के तरीके में भी अंतर है, और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन के पूछने के तरीके में भी अंतर होता है। यूपी टेट जो है ये फैक्चुअल बेस्ड है, ये आपके तथ्यों पर आधारित है। आपके तथ्यों की, आप अगर तथ्यों की अच्छी जानकारी रखते हैं तो आप यूपी टेट में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। और अगर आपने तथ्यों की जानकारी सही प्रकार से नहीं है तो निश्चित तौर पर आपका स्कोर कम रहने वाला है, क्योंकि यूपी टेट जो है वो तथ्यों पर आधारित है। यहाँ जिसके जितने अच्छे तथ्य होंगे, जितने कंसेप्ट क्लियर होंगे, वह उतने ही अच्छे मार्क्स लेकर आएगा। तो चूँकि सीटेट की परीक्षा होने के बाद हमने क्लास बीच में ब्रेक कर दी थी, अब हम फिर से नए कलेवर में आपके साथ आए हैं, और अब हम यूपी टेट को टारगेट बनाकर तैयारी शुरू करेंगे। और यूपी टेट में आपको क्या पढ़ना है, प्राइमरी लेवल का क्या पढ़ना है, तो देखिए प्राइमरी लेवल में 5 चीज़ें हैं। आपको चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़नी है, ठीक है। आपको चाइल्ड साइकोलॉजी के अलावा यहाँ पर एनवायरनमेंट ईवीएस पढ़ना है। आपको ईवीएस के अलावा यहाँ पर हिंदी पढ़नी है। हिंदी के अलावा आपको यहाँ पर मैथ्स भी पढ़नी है, प्राइमरी लेवल की मैथ्स भी पढ़नी है। और साथ ही साथ जो आपकी वैकल्पिक भाषा है, जो आपको चुननी है, या तो आप संस्कृत रख सकते हैं, या आप इंग्लिश रख सकते हैं, या आप कुछ लोग जो हैं वो उर्दू भी रख सकते हैं। मैं समझता हूँ आप लोगों में ज़्यादातर लोग हैं वो संस्कृत और इंग्लिश के ही होंगे, उर्दू के 2-4 लोग ही हो सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है कि 5 जो सब्जेक्ट हैं, इन 5 सब्जेक्ट से आपको 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, और हर सेक्शन से 30-30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। 30 ईवीएस में पूछे जाएंगे, 30 मैथ्स में पूछे जाएंगे, 30 आपसे चाइल्ड साइकोलॉजी में पूछे जाएंगे, 30 आपसे हिंदी में पूछे जाएंगे, और 30 आपकी जो वैकल्पिक भाषा है उससे पूछे जाएंगे। और प्रत्येक क्वेश्चन का 1 नंबर आपको मिलता है यूपी टेट में। तो जाहिर सी बात है कि इन 5 सब्जेक्ट का महत्व जो है वो बराबर है। आप ये नहीं कह सकते हैं
कि मेरा मैथ बहुत अच्छा है तो मैथ में मैं ज़्यादा मार्क्स ले आऊँगा, इसमें कम मार्क्स ले पाऊँगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं, क्योंकि इसमें सभी में 30-30 क्वेश्चन आने हैं और सभी का जो है वो एक एक नंबर आपको मिलना है। जब सभी का आपको एक एक नंबर मिलना है तो जाहिर सी बात है कि सभी विषयों का जो महत्व है वो बराबर है। Am I right? क्या? तो हाँ बिल्कुल, आप तो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है कि अगर आपका मैथ्स कमज़ोर है तो आप क्या करें। देखिए, कमज़ोर कोई भी सब्जेक्ट है, आपको पढ़ना तो है। जो कमज़ोर सब्जेक्ट है आपका, मान के चलिए मैथ्स में आप कमज़ोर हैं तो मैथ्स को आप ज़्यादा समय दीजिए, तो फिर मैथ्स आपका अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मैथ्स प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे मैथ उतना ही आपका अच्छा होने वाला है। Am I right? नेक्स्ट, अब बात करते हैं हम इसकी कि हमें कौन सा सब्जेक्ट जो है वो कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो आपको पर डे 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। आप इंस्टीट्यूट में आएंगे, 5 सब्जेक्ट पढ़ेंगे। यहाँ पर आपकी एक घंटे की 40-40, 45-45 मिनट की जो क्लासेस होती हैं उनमें आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। मैं आज आपको पर्यावरण विज्ञान के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये भी आपका सब्जेक्ट जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर आपने थोड़ा सा इसको पढ़ लिया तो इसमें से मैंने देखा है लास्ट ईयर बच्चों के 26-26, 27-27 नंबर भी आए, और एक बच्ची जो थी उसके तो 29 नंबर आए थे। एक नंबर सिर्फ कम था। 30 में से 30 नंबर आप ला सकते हैं। ये इतना अच्छा सब्जेक्ट है। थोड़ा सा आपको कंसेप्ट क्लियर करने की आवश्यकता है और ईजिली आपको सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। एक बात और बच्चों, मैं हमेशा आपसे ये कहता हूँ कि आप रटे ना चीज़ को, आप कंसेप्ट समझें, उसको प्रैक्टिकली समझें। जब आप उसको प्रैक्टिकली समझेंगे तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और जब रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो उसके इर्द गिर्द जैसे भी क्वेश्चन पूछेगा आप उस क्वेश्चन का आंसर जो है वो दे सकते हैं। लेकिन अगर आपने रट लिया तो आप सिर्फ एक ही क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप कंसेप्ट क्लियर करें, रटने की कोशिश ना करें। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। हम आपको पर्यावरण विज्ञान के बारे में बता रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये करते हैं कि पर्यावरण क्या है। तो पर्यावरण क्या है बच्चों, इसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो परिधन आवरण। परिधन आवरण, परि का अर्थ होता है चारों ओर, और आवरण का मतलब होता है घेरा होना, ढका होना। तो एक जीव अपने चारों ओर जिन चीजों से घिरा रहता है, जिन चीजों जो भी उसके इर्द गिर्द जो भी चीजें हैं वो सब जो है उसके पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। यानी कि जीव के चारों ओर जिन चीजों से जीव घिरा रहता है वो सारी चीजें उसकी पर्यावरण के अंतर्गत आएंगे। अब हमारे पर्यावरण में जैविक घटक भी हो सकते हैं और भौतिक घटक भी उपस्थित हैं। जैविक घटक जैसे हमारे आसपास गाय है, भैंस है, बकरी है, पेड़ हैं, पौधे हैं, घास है, ये सब कैसे हैं हमारे जैविक घटक, ये भी हमारे पर्यावरण के हिस्से हैं। दूसरा, हमारे चारों ओर जो अजैविक चीजें हैं, जो भौतिक चीजें हैं, जैसे मिट्टी है, पानी है, प्रकाश है, ये भी आपके जो है पर्यावरण के घटक हैं। यानी कि कुल मिलाकर हम ये कहेंगे कि एक जीव अपने चारों ओर जिन चीजों से घिरा रहता है वो सारी चीजें उसके पर्यावरण का निर्माण करती हैं। तो पर्यावरण को हम अगर कहें तो संधि विच्छेद में क्या कहेंगे, परिधन आवरण। परि का अर्थ चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है घिरा होना। तो एक जीव अपने चारों ओर जिन चीजों से घिरा रहता है वह उसका पर्यावरण है। अब इस पर्यावरण में कौन कौन से घटक सम्मिलित होते हैं, तो जैविक घटक भी सम्मिलित होते हैं और भौतिक घटक भी सम्मिलित होते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि पेड़ पौधे पर्यावरण के हिस्से हैं, तो वो हमारे जैविक घटक के अंतर्गत आएंगे। जीव जंतु हैं, ये हमारे जैविक घटक के अंतर्गत आएंगे। भौतिक घटकों में आपके कौन से आ जाते हैं, मिट्टी है, आपका जल है ना, प्रकाश है, ये सारी चीजें जो है वो आपके भौतिक घटक हैं। तो ये था आपका पर्यावरण। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे चारों ओर जो भी चीजें हैं वो सब हमारा पर्यावरण है। अब ये भी आप जानते हैं कि हमारे पास चारों ओर जो भी चीजें हैं उनसे कोई ना कोई हमारा संबंध जरूर है। हमारे और उनके बीच में एक इंटर रिलेशनशिप बनी रहती है। अब जैसे मान लीजिए हमें सांस लेनी है तो हम क्या करते हैं कि जो हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन को हम ग्रहण करते हैं अपनी श्वसन क्रिया में,
और बदले में हम क्या छोड़ते हैं? बदले में हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को निकालते हैं। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जब ये हमारे वायुमंडल में गई तो हमारे जो पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं कि इस कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर अपना भोजन बनाते हैं। आप जानते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। तो देखो, हमने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी और पेड़ पौधों ने कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर ली, तो पेड़ पौधों को हमसे फायदा मिला। अब पेड़ पौधों ने जब कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण की और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करी तो उन्होंने ऑक्सीजन को मुक्त किया, ऑक्सीजन को रिलीज किया। अब जब ऑक्सीजन आई तो फिर से वो ऑक्सीजन किसको मिली? हमें मिली, जीव जंतुओं को मिली। तो ये जो ऑक्सीजन हमें मिलती है और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें हम देते हैं, तो हमारा और पेड़ पौधों के बीच रिलेशन हो गया कि नहीं? तो इसी तरीके से प्रत्येक जीव का अपने पर्यावरणीय घटकों के साथ कोई ना कोई संबंध अवश्य होता है, और इसी पारस्परिक संबंध का जब हम अध्ययन करते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीव और उसके पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंध का अध्ययन करते हैं, वह शाखा हमारी कहलाती है पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हम इकोलॉजी। बात समझ में आ गई? तो इकोलॉजी की अगर आपसे परिभाषा पूछी जाए तो आप क्या बताएंगे कि जीव एवं उसके पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंध का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। जीव और उसके पर्यावरण के बीच जो पारस्परिक संबंध है, उस संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। सबसे पहले ये इकोलॉजी टर्म जो है वो रेटर के द्वारा 1865 में दिया गया था, लेकिन उन्होंने इसके बारे में और एक्सप्लेनेशन नहीं दी। बाद में चलकर 1869 में अर्नेस्ट हैकल ने इस शब्द की व्याख्या की। तो जब भी परीक्षा में आपसे पूछा जाए कि पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, अगर अर्नेस्ट हैकल ऑप्शन में है तो हम अर्नेस्ट हैकल का नाम उसमें लिखते हैं। और अगर मान लीजिए कि आपको अर्नेस्ट हैकल नहीं दे रखा है और उसकी जगह आपको रेटर दे रखा है, तो आप रेटर पर टिक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली हमने देखा है कि आपको अर्नेस्ट हैकल जो है वो ऑप्शन में दिया जाता है, तो आप उसी को टिक करेंगे कि पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हैकल के द्वारा किया गया। तो किसके द्वारा किया गया था? अर्नेस्ट हैकल के द्वारा किया गया। अब ये जो पारिस्थितिकी है, जिसमें हम जीव और उसके पर्यावरण के बीच इंटर रिलेशनशिप का अध्ययन करते हैं, उस पारिस्थितिकी की दो मुख्य शाखाएं होती हैं। मुख्य शाखाएं, वैसे तो बहुत किताबों में और भी शाखाएं लिखी रहती हैं, लेकिन आपके परीक्षा के लिए दो शाखाओं के बारे में जानना ज्यादा जरूरी है। पहली शाखा है स्वयं पारिस्थितिकी, यानी कि जो हमारा इकोलॉजी है, उस इकोलॉजी की एक ब्रांच जो है वो कहलाती है स्वयं पारिस्थितिकी। इसको इंग्लिश में कहेंगे हॉट इकोलॉजी। स्वयं पारिस्थितिकी क्या है? इतना तो हमें मालूम है कि जीव और उसके पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंध का अध्ययन पारिस्थितिकी है। स्वयं पारिस्थितिकी क्या है? स्वयं पारिस्थितिकी क्या है कि जब एक जीव या एक ही जाति के जीवों का उनके पर्यावरण के साथ इंटर रिलेशनशिप यानी कि पारस्परिक संबंध का अध्ययन किया जा रहा है, तो वह शाखा कहलाती है स्वयं पारिस्थितिकी। यानी कि एक जीव या फिर एक ही जाति के जीव, यानी मेरा और मेरे पर्यावरण के बीच अगर अध्ययन कर रहे हैं आप, या फिर मैं क्या हूं? मनुष्य हूं, मनुष्य जाति का और उसके पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंध का अध्ययन कर रहे हैं, तो ये शाखा कहलाएगी आपकी स्वयं पारिस्थितिकी। अब पर पारिस्थितिकी क्या होता है कि जब विभिन्न जातियों के जीवों का या विभिन्न समुदाय के जीवों का उनके पर्यावरण के साथ एक साथ अध्ययन किया जाता है, उनके पर्यावरण के साथ पारस्परिक संबंध का एक साथ अध्ययन किया जाता है, तो वह शाखा कहलाती है हमारी पर पारिस्थितिकी यानी सिन इकोलॉजी। बात समझ में आ गई? तो पारिस्थितिकी विज्ञान की दो शाखाएं हमने बताई, स्वयं पारिस्थितिकी और पर पारिस्थितिकी। स्वयं पारिस्थितिकी में जब एक जीव या फिर एक ही जाति के जीवों का पर्यावरण के साथ अध्ययन किया जाए तो वो कहलाती है स्वयं पारिस्थितिकी। और अगर विभिन्न जाति के जीवों का या विभिन्न समुदाय के जीवों का एक साथ पर्यावरण के साथ पारस्परिक संबंध का अध्ययन किया जाए तो वो कहलाती है पर पारिस्थितिकी। बात समझ में आ गई? तो ये था हमारा पारिस्थितिकी।
तो पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? वैसे तो जो है रेटर का नाम है, लेकिन ज्यादातर कौन सा नाम लिख कर आता है ऑप्शन में? अर्नेस्ट हैकेल का लिख के आता है, तो आप अर्नेस्ट हैकेल पर ही टिक करेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक, अब चलिए आगे चलते हैं। पारितंत्र शब्द क्या है? पारितंत्र क्या है? देखिए पारितंत्र क्या है कि पर्यावरण में सभी जीव जो हैं वो पर्यावरण के साथ पारस्परिक संबंध रखते हैं, और जब एक विशेष स्थान पर इस प्रकार का संबंध स्थापित होता है तो एक तंत्र बन जाता है। उस तंत्र को ही हम कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र। अब जैसे समझिए कि अगर हम पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र या इकोसिस्टम, इसको 3 नामों से आप जान सकते हैं, या तो पारिस्थितिक तंत्र कहेंगे, या पारितंत्र कहेंगे, या हम कहेंगे इकोसिस्टम। और ये जो शब्द दिया था इकोसिस्टम, सबसे पहले किसने दिया था? एजी टेंसले ने। ये बहुत पूछा जाता है और पहले भी पूछा जा चुका है यूपीटेट में कि पारितंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो हम कहेंगे एजी टेंसले ने पारितंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। बहुत सारे पारितंत्र के उदाहरण हैं। इसमें पारितंत्रों में हमें 2 बात और ध्यान रखनी है। एक तो प्राकृतिक पारितंत्र है, प्रकृति ने हमें बनाकर दिए हैं, प्राकृतिक पारितंत्र हैं, और दूसरे पारितंत्र जो है वो कृत्रिम है। कृत्रिम का मतलब जो मनुष्य द्वारा पारितंत्र बना दिया गया है उसको हम कहेंगे कृत्रिम पारितंत्र। मनुष्य द्वारा निर्मित पारितंत्र जो है वो कृत्रिम पारितंत्र, और प्रकृति ने ही जो दे रखा है हमें वो कैसा होगा? हमारा प्राकृतिक पारितंत्र। जैसे एक घास का मैदान, अगर प्राकृतिक पारितंत्रों की बात करें तो इसे भी हम 2 वर्गों में पढ़ सकते हैं। एक स्थलीय पारितंत्र, स्थलीय पारितंत्र, और एक जलीय पारितंत्र। यानी कि हम प्राकृतिक पारितंत्र को भी 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, एक स्थलीय पारितंत्र और एक जलीय पारितंत्र। स्थलीय पारितंत्र में जैसे वन का पारितंत्र आ जाएगा, घास के मैदान का पारितंत्र आ जाएगा, और भी स्थल के पारितंत्र आ जाएंगे। जलीय पारितंत्र में जैसे तालाब का पारितंत्र है, जैसे नदी का पारितंत्र है, जैसे समुद्र का पारितंत्र है। तो ये जो पारितंत्र होंगे वो जलीय पारितंत्र। तो प्राकृतिक पारितंत्रों को हम 2 वर्गों में बांट सकते हैं, एक तो जलीय पारितंत्र और दूसरा स्थलीय पारितंत्र। जो स्थल खंड पर हो वो स्थलीय पारितंत्र, जो जल में निर्मित किए हों पारितंत्र वो जलीय पारितंत्र होंगे। बात समझ में आ गई? उदाहरण जैसे हमने बताया, स्थलीय पारितंत्र में वन हो सकता है, घास का मैदान हो सकता है, जलीय पारितंत्र में तालाब हो सकता है, नदी हो सकता है, समुद्र हो सकता है। एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि हमारी पृथ्वी पर जितने भी पारितंत्र हैं, चाहे वो कृत्रिम हो चाहे वो प्राकृतिक हो, उन पारितंत्रों में सबसे बड़ा और सबसे स्थायी पारितंत्र कौन सा है? तो आपका आंसर होगा कि उनमें सबसे बड़ा और सबसे स्थायी पारितंत्र जो होता है वो समुद्र का या महासागर का, जो भी ऑप्शन में दे रखा हो। अगर दोनों दे रखे हैं तो जो बड़ी चीज है, महासागर बड़े होते हैं, तो महासागर का पारितंत्र जो है वो सबसे बड़ा और सबसे स्थायी पारितंत्र होता है। ठीक है, तो एक प्रश्न ये बनता है आपका यहाँ से कि सबसे बड़ा पारितंत्र कौन सा है? तो हम कहेंगे सबसे बड़ा पारितंत्र जो है वो समुद्र का पारितंत्र है। अब आगे चलते हैं। पारितंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो मैंने कहा कि एजी टेंसले ने पारितंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ओके संगीता, समझ में आ रहा है? ठीक, अब आगे देखते हैं। पारितंत्र जो है इसका निर्माण कैसे होता है? कोई भी पारितंत्र हो, चाहे वो स्थलीय पारितंत्र हो चाहे वो जलीय पारितंत्र हो, सवाल यह है कि इस पारितंत्र का निर्माण जो है वो कितने घटकों से मिलकर होता है। चाहे कोई भी पारितंत्र हो, चाहे वो तालाब का पारितंत्र हो, चाहे घास के मैदान का पारितंत्र हो, हर पारितंत्र का निर्माण 2 घटकों से मिलकर होता है, जिसमें एक जैवीय घटक होते हैं और दूसरे अजैविक घटक होते हैं। जैविक घटक को हम बायोटिक फैक्टर कह सकते हैं, बायोटिक फैक्टर कह सकते हैं, और अजैविक घटकों को हम एबायोटिक फैक्टर कह सकते हैं। ठीक है, तो जैविक घटक और अजैविक घटक, पारितंत्र के कितने घटक हैं? पारितंत्र के 2 घटक हैं, एक जैविक घटक और दूसरा अजैविक घटक। बात समझ में आ गई? और जैविक घटकों में क्या आते हैं? हमारे पारितंत्र में, चाहे वो पारितंत्र कोई सा भी हो, पारितंत्र में जितने भी सजीव हैं वो सभी जो है वो जैवीय घटक हैं। अब इन जैवीय घटकों में जो सजीव हैं उनको भी हमने 3 श्रेणियों में बांट दिया है। एक उत्पादक होते हैं। उत्पादक कौन होते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बना लें।
हमारी प्रकृति में जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उन्हें हम सपोषीय जीव कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? सपोषीय जीव कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं उनको। तो सपोषीय जीव कौन होते हैं? अब जानते हैं आप कि प्रकृति में, हमारे प्राकृतिक प्रकृति में सिर्फ हरे पेड़ पौधे ही ऐसे हैं जो